आखिर मुंबई में ऐसा क्या हुआ कि देश के रक्षा मंत्री को महाराष्ट्र की कमान संभालनी पड़ी? कैसे शरद पवार दो बार प्रधानमंत्री बनने से चूक गए? महाराष्ट्र में ऐसा क्या होता था कि कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता था? नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं बात बाजार। बात बाजार में आज बात होगी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास की। आपको पता ही है कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव हैं, मतदान होने हैं और पिछले कुछ वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति बहुत ज़्यादा दिलचस्प रही है। लेकिन महाराष्ट्र का राजनीतिक इतिहास भी उतना ही ज़्यादा रोचक रहा है। तो बात शुरू होती है देश की आज़ादी से। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी। जब ये मांग ज़्यादा बढ़ने लगी तो 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया। इस आयोग की रिपोर्ट 1956 में आई। रिपोर्ट लागू भी हो गई, लेकिन मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि दोनों एक ही राज्य में रहते थे, जिसका नाम था बॉम्बे। 1956 के बाद से महाराष्ट्र राज्य के निर्माण को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन चला। ये आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेतृत्व में चल रहा था। जब ये आंदोलन बढ़ने लगा तो इसने बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली। 1957 में देश में दूसरी बार चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी जीत गई, लेकिन उसे मराठी भाषी क्षेत्रों में अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मांग पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया और आखिरकार 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का निर्माण हुआ और उसी के साथ महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री बने तत्कालीन बॉम्बे के मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान। यशवंतराव चौहान 1960 में मुख्यमंत्री बने। उनको नेहरू जी का बहुत करीबी माना जाता था और आज़ादी के संघर्ष से ही वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया और ऐसे में नेहरू जी ने महाराष्ट्र से यशवंतराव चौहान को दिल्ली बुला लिया और उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी और महाराष्ट्र में तत्कालीन डिप्टी सीएम मारोतराव कन्नमवार को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दे दी गई। हालांकि वो लगभग साल भर ही मुख्यमंत्री रह पाए और 1963 में कार्यकाल के दौरान ही उनका देहांत हो गया। आनन फानन में मारोतराव की कैबिनेट में गृह मंत्री पीके सावंत को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वो केवल 9 दिनों तक ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद वसंतराव नाइक को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई। वसंतराव नाइक 1963 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। 1963 में वसंतराव नाइक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनको महाराष्ट्र में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। अगर आप आज भी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जाइए तो लोग उनके काम की बहुत सराहना करते हैं। 1967 में महाराष्ट्र में फिर एक बार विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने 270 में से 203 सीटें हासिल की। वसंतराव नाइक फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। 1972 तक वो मुख्यमंत्री रहे और 1972 में फिर एक बार महाराष्ट्र में चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने 1967 से भी ज़्यादा बड़ी जीत हासिल कर ली। कांग्रेस पार्टी को इस बार 270 में से 222 सीटें मिली। हालांकि इसमें वसंतराव नाइक की अपनी लोकप्रियता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की, या कह लीजिए कि इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भी शामिल थी, क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और जिसके कारण इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर थी। 1972 में कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जीत गई और वसंतराव नाइक फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। 1975 तक वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद आपको पता है कि 1975 में देश में आपातकाल का दौर आया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है। आपातकाल लगने के कुछ महीने पहले फरवरी 1975 में इंदिरा गांधी ने वसंतराव नाइक को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से हटाकर अपने भरोसेमंद शंकरराव चौहान को महाराष्ट्र की कमान दे दी। शंकरराव चौहान फरवरी 1975 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए।
इसके बाद करीब करीब 2 साल तक देश में आपातकाल का दौर चला। 1977 में जब आपातकाल हटा तो शंकरराव चौहान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से हटाकर उनकी कैबिनेट में तत्कालीन मंत्री वसंतदादा पाटिल को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बनाया गया। वसंतदादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लेकिन इधर दिल्ली में तख्ता पलट हो चुका था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आ गई थी। 1977 के बाद से जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं रही तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी में लगातार नाराजगी बढ़ने लगी। ये नाराजगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जनवरी 1978 में कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंट गई। एक तरफ थी कांग्रेस आई यानी कांग्रेस पार्टी इंदिरा गुट, और दूसरी तरफ थी कांग्रेस यू जो कि तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज उर्स के नेतृत्व में बनी थी। कांग्रेस यू में शंकरराव चौहान और शरद पवार जैसे नेता शामिल थे। जनवरी 1978 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। इसी वर्ष महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने थे। जब चुनाव हुए तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। जनता पार्टी को 99 सीटें, कांग्रेस आई को 62 सीटें और कांग्रेस यू को 69 सीटें हासिल हुई। लेकिन अभी अभी कांग्रेस ई और कांग्रेस यू अलग हुए थे और उन्होंने जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हाथ मिला लिया और गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बना ली और वसंतदादा पाटिल फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। वसंतदादा पाटिल 1978 में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये जो राजनीतिक खेल था ये अभी यहीं समाप्त नहीं हुआ था। जनवरी 1978 में कांग्रेस 2 भागों में बटी। उसी साल चुनाव हुए, उसी साल दोनों ने गठबंधन करके सरकार बना ली और उसी साल जुलाई में शरद पवार ने वसंतदादा पाटिल की सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने 40 विधायकों के साथ बगावत की और जिस जनता पार्टी को रोकने के लिए वो कांग्रेस आई के साथ गए थे, उसी जनता पार्टी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बना ली और महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार 1978 में मुख्यमंत्री बने। 1980 तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1980 में फिर देश में लोकसभा के चुनाव हुए और इंदिरा गांधी ने दिल्ली में वापसी कर ली। जब इंदिरा गांधी ने वापसी की तो उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और महाराष्ट्र में फिर एक बार विधानसभा के चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो इस बार नतीजे कांग्रेस आई के यानी इंदिरा गांधी वाला जो गुट था, कांग्रेस आई के पक्ष में आए। कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला। इस बार इंदिरा गांधी एक प्रयोग करना चाहती थी। इंदिरा गांधी महाराष्ट्र की राजनीति से मराठाओं के प्रभाव को खत्म करना चाहती थी, या कह लीजिए कम करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र को इस बार मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया। उन्होंने अब्दुल रहमान अंतुले को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। अब्दुल रहमान 1980 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1982 में उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। दरअसल उनके ऊपर सीमेंट घोटाले के आरोप लगे थे। 1978 में एक सरकारी आदेश आया था, जिस आदेश के अनुसार राज्य में सीमेंट की बिक्री और सीमेंट का वितरण, इसके अधिकार राज्य सरकार को दे दिए गए थे। अब्दुल रहमान के ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम से एक ट्रस्ट बनाया है और उस ट्रस्ट में जो लोग ज़्यादा पैसा देते हैं, अब्दुल रहमान उनको ज़्यादा सीमेंट आवंटित करते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में नाराज़गी बढ़ने लगी। इंदिरा गांधी को मजबूरन अब्दुल रहमान का इस्तीफा लेना पड़ा। अब्दुल रहमान ने 1982 में कुर्सी छोड़ी और उनकी कैबिनेट में तत्कालीन मंत्री बाबा साहेब भोसले महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि बाबा साहेब भोसले भी ज़्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रह पाए। 1982 में उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली थी और 1983 में उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया। बाबा साहेब भोसले के खिलाफ ये आरोप लगे कि उन्होंने पैसे लेकर शराब के ठेके खोलने के लाइसेंस दिए हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी और एक दिन विधानमंडल के सदस्यों ने गुप्त बैठक करके वसंतदादा पाटिल को अपना मुख्यमंत्री चुन लिया और इसके बाद बाबा साहेब भोसले को इस्तीफा देना पड़ गया और वसंतदादा पाटिल फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। वसंतदादा 1983 से 1985 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। 1985 में फिर एक बार महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार वापसी कर ली। इस बार जब कांग्रेस ने वापसी की तो राजीव गांधी ने, क्योंकि 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो चुकी थी और इसके बाद कांग्रेस पार्टी की पूरी बागडोर राजीव गांधी के हाथ में आ गई थी, तो राजीव गांधी ने सहकारी नेता के रूप में पहचाने जाने वाले शिवाजीराव पाटिल को महाराष्ट्र की कमान दी।
शिवाजीराव पाटिल 1985 के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1985 के बाद का जो दौर था वो अब ऐसा दौर था जो एक तरफा नहीं था, यानी अब एक तरफा कांग्रेस नहीं जीतती थी। अब 1985 के बाद विपक्ष ने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू कर दिए थे और महाराष्ट्र का ये इतिहास रहा है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा कभी जीत हासिल नहीं की, या कह लीजिए किसी भी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल नहीं की, बल्कि सभी को गठबंधन में सरकार चलानी पड़ी। हालांकि 1985 में वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 1986 में फिर उनको कुर्सी छोड़नी पड़ गई। उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। दरअसल एमडी की परीक्षा में उनकी बेटी के अंकों के साथ धांधली की गई थी, जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया और 1986 में शिवाजीराव पाटिल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। फिर एक बार महाराष्ट्र में एंट्री हुई शंकरराव चौहान की। 1986 में वो फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। 1986 से 1988 तक वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। इधर 1987 में शरद पवार कांग्रेस पार्टी में वापसी कर चुके थे, जिसके चलते राजीव गांधी ने 1988 में शंकरराव चौहान को दिल्ली बुला लिया और महाराष्ट्र की कमान फिर एक बार आ गई शरद पवार के हाथ में। शरद पवार 1988 से मुख्यमंत्री बने, 1990 तक वो मुख्यमंत्री रहे। अब इधर महाराष्ट्र में विपक्ष भी, मैंने कहा कि 1985 के बाद विपक्ष ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। मराठी मानुस के मुद्दे पर बनी पार्टी शिवसेना ने हिंदुत्व को अपना मुद्दा बना लिया था और 1989 में दोनों भाजपा ने और शिवसेना ने दोनों ने गठबंधन कर लिया था। और 1990 का जब चुनाव आया तो शिवसेना और भाजपा दोनों ने वो चुनाव मिलकर लड़ा। 1990 में दोनों ने कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त चुनौती दी। 1990 के चुनाव के जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी को 141 सीटें मिली। उन्होंने कुछ निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि अब मामला बिल्कुल एक तरफा नहीं है। उस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना को 52 सीटें और बीजेपी को 42 सीटें हासिल हुई थी। और इसके बाद लेकिन शरद पवार फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। 1988 में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1990 तक वो मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। 1990 का ये वो दौर था जब देश में सांप्रदायिकता परवान चढ़ रही थी। मराठी मानुस के मुद्दे पर बनी पार्टी शिवसेना ने हिंदुत्व को अपना मुद्दा बना लिया था। 1989 में भाजपा और शिवसेना ने गठबंधन कर लिया था और 1990 का जब चुनाव आया तो दोनों ने गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा। इस बार कांग्रेस पार्टी को कड़ी टक्कर मिली। कांग्रेस को 141 सीटें मिली, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने सरकार बना ली। शरद पवार फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। इधर मई 1991 में राजीव गांधी की एक आत्मघाती हमले में हत्या हो जाती है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री के पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। अलग अलग नेता अपनी दावेदारी पेश करने लगे। शरद पवार की नज़र भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पड़ी। एक तरफ शरद पवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे तो दूसरी तरफ पीवी नरसिम्हा राव। दरअसल सोनिया गांधी की और शरद पवार की आपस में कभी पटती नहीं थी और शायद यही कारण था कि सोनिया गांधी ने शरद पवार को प्रधानमंत्री ना बनाकर पीवी नरसिम्हा राव के आगे, उनके नाम के आगे मुहर लगा दी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि शरद पवार को पीवी नरसिम्हा राव की कैबिनेट में रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इस घटना को लेकर शरद पवार ने अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में ये लिखा है कि उस समय 10 जनपद के वफादारों ने, 10 जनपद यानी जो सोनिया गांधी का निवास स्थान है, तो पवार लिखते हैं कि उस समय 10 जनपद के वफादारों ने सोनिया गांधी को ये कहना शुरू कर दिया कि अगर पवार को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनकी कम उम्र की वजह से वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे और इसीलिए सोनिया गांधी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। हालांकि पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने, उन्हीं की कैबिनेट में शरद पवार रक्षा मंत्री बने और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी वसंतराव नाइक के भतीजे सुधाकर राव नाइक के कंधों पर आ गई। सुधाकर राव नाइक 1991 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। जब यह घटना हुई तो इस घटना का असर मुंबई में भी देखने को मिला। दिसंबर 1992 से मुंबई में दंगे होने शुरू हो गए और ये दंगे जनवरी 1993 तक चले। जैसे तैसे इन दंगों पर काबू पाया गया।
हालांकि इसमें करीब 700 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये दंगा रुका ही था कि इसके बाद तारीख आई 12 मार्च 1993। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट से धमाके की खबर आती है। पता चला ये बॉम्ब ब्लास्ट था जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। हालांकि ये सिलसिला यही नहीं रुका, एक एक करके पूरे मुंबई में 12 जगह पर 12 धमाके हुए जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। 1992-93 में हुए दंगे और इसके बाद हुए बॉम्ब ब्लास्ट को रोक पाने में सुधाकर राव नाइक नाकाम साबित हुए, जिसके चलते उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री शरद पवार को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई। शरद पवार फिर एक बार 1993 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 1995 तक वो मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान शरद पवार ने सांप्रदायिकता पर बहुत हद तक काबू पा लिया, जिसके लिए उनके उस कार्यकाल की आज भी तारीफ की जाती है। इसके बाद आया 1995 का चुनाव। 1995 के चुनाव ने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। 1985 के बाद से विपक्ष धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे विपक्ष ने, और 1995 का जब चुनाव आया तो शिवसेना और भाजपा ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों ने जीत भी हासिल कर ली। हालांकि शिवसेना बड़े भाई के रूप में थी। शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो बाला साहेब ठाकरे खुद मुख्यमंत्री ना बनकर उन्होंने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर जोशी महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने। मनोहर जोशी 1995 में मुख्यमंत्री बने थे और 1999 में उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। दरअसल हुआ ये कि मनोहर जोशी के खिलाफ ये आरोप लगे कि पुणे की एक आरक्षित जमीन जिसमें एक स्कूल बनना था वो उन्होंने अपने कारोबारी दामाद को गैर कानूनी तरीके से आवंटित कर दी। इसके बाद शिवसेना में नाराजगी बढ़ने लगी। होता यह है कि जब इस तरह की कोई भी घटना होती है तो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री होता है उस पार्टी में जिन लोगों की नज़र मुख्यमंत्री पद पर होती है वो लगातार दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, और इसके साथ ही साथ गठबंधन के जो सहयोगी दल होते हैं उनका भी दबाव बनने लगता है। बीजेपी ने भी अपनी तरफ से दबाव बनाया और शिवसेना के नेताओं का दबाव भी बाल ठाकरे पर बनने लगा। इसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने मुख्यमंत्री बदलने पर विचार करना शुरू किया। वो नारायण राणे से अक्सर ये कहते थे कि अगर मैं इनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दूं तो क्या तुम महाराष्ट्र की कमान संभाल पाओगे। वो अक्सर नारायण राणे से ऐसा कहा करते थे, लेकिन नारायण राणे बस सुन के चुप हो जाते थे। एक दिन बाला साहेब ठाकरे ने नारायण राणे को अपने घर बुलाया। उन्होंने फिर वही सवाल दोहराया। बाला साहेब ठाकरे ने पूछा कि क्या अगर मैं मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री के पद से हटा दूं तो तुम ये जिम्मेदारी संभाल पाओगे। उस दिन नारायण राणे ने बहुत हिम्मत करके बाला साहेब ठाकरे से ये कह दिया कि आप रोज ये कहते तो हैं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे कब। और उसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने मनोहर जोशी को यह आदेश दिया कि आप इस्तीफा दें, और फरवरी 1999 में नारायण राणे को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बना दिया गया। फरवरी 1999 में वो मुख्यमंत्री बने थे और अक्टूबर में ही चुनाव होने थे। अक्टूबर में जब चुनाव हुए तो इस बीच जून में एक और नई पार्टी का महाराष्ट्र में उदय हो चुका था। जून 1999 में शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर अपना एक नया राजनीतिक दल बना लिया था जिसका नाम था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी। बात दरअसल ये है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सोनिया गांधी और शरद पवार की आपस में कभी पटती नहीं थी। 1998 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ऐसे में शरद पवार सोनिया गांधी के पास पहुंचे। उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि मुझे 282 सांसदों का समर्थन है, अगर आप कहें तो मैं सरकार बनाने का दावा पेश करूं। कहते हैं कि सोनिया गांधी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद दोनों की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ने लग गई और आखिरकार सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाकर शरद पवार ने कांग्रेस से अलग हटकर अपनी एक नई पार्टी बना ली, एनसीपी। अक्टूबर 1999 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन अभी अभी जून में अलग हुए शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया और गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी थी वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में गई और कांग्रेस पार्टी ने विलासराव देशमुख को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया।
दरअसल उनको मुख्यमंत्री बनाने की वजह ये थी कि विलासराव देशमुख का औद्योगिक घराने में उनकी बहुत अच्छी दोस्ती मानी जाती थी। इसके पहले इस काम के लिए कांग्रेस पार्टी में शरद पवार थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली तो कांग्रेस पार्टी बहुत हद तक औद्योगिक घरानों में दोस्ती के लिए विलासराव देशमुख पर निर्भर हो गई और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र की जिम्मेदारी विलासराव देशमुख को दे दी। विलासराव 1999 में मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 2003 में उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। दरअसल कांग्रेस पार्टी में 2003 तक गुटबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, नेताओं की नाराज़गी होने लगी। एनसीपी के नेता भी विलासराव देशमुख से नाराज़ होने लगे। एनसीपी के नेताओं का कहना था कि विलासराव देशमुख का व्यवहार हमारे प्रति ठीक नहीं है और इसी के चलते विलासराव देशमुख ने 2003 में इस्तीफा दे दिया और इसके बाद महाराष्ट्र को मिला अपना पहला दलित मुख्यमंत्री। 2003 में सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। वो 2004 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और 2004 में फिर एक बार महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए। जब चुनाव हुए तो एनसीपी बड़े बहुमत के साथ बड़े भाई के रूप में महाराष्ट्र में आ गई। एनसीपी को 71 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 69 सीटें, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस पार्टी के पाले में गई। जब मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार विलासराव देशमुख पर भरोसा जताया और विलासराव देशमुख को फिर एक बार महाराष्ट्र की कमान दी गई। इसके बाद 1992-93 के बाद आतंकवादियों की बुरी नज़र फिर एक बार मुंबई पर पड़ी। तारीख थी 26 नवंबर 2008। रात के करीब 10 बज रहे थे और मुंबई के बोरी बंदर से एक खबर आती है कि वहां एक टैक्सी में धमाका हो गया है। इसके बाद मुंबई शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार इस तरह के धमाके होने लग गए। आतंकवादियों ने मुख्य तौर पर ताज होटल, ओबेरॉय होटल और सीएसटी स्टेशन जैसे मुख्य जगहों को अपना निशाना बनाया। जब ये धमाके हुए तो इसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए और इसी की जिम्मेदारी लेते हुए विलासराव देशमुख ने 2008 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया और महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने शंकरराव चौहान के बेटे अशोक चौहान। अशोक चौहान 2008 में मुख्यमंत्री बने। 2009 में फिर एक बार चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की फिर राज्य में सरकार बन गई। हालांकि फिर एक बार कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आ गई। 2009 के बाद फिर एक बार अशोक चौहान के पाले में मुख्यमंत्री की कुर्सी गई और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। मी अशोक शंकरराव चव्हाण ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। इसके बाद 2010 में जैसे पहले होता आया था वैसे अब भी हुआ कि महाराष्ट्र के एक और मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के और घोटाले के आरोप लगे। 2010 में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला सामने आया। दरअसल करगिल युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके परिजनों के लिए मुंबई के कोलाबा इलाके में घर बनने थे, जिसका नाम था आदर्श हाउसिंग सोसाइटी। 31 मंजिला ये इमारत बनी। जब ये इमारत बनी तो उसके बाद 2010 में जाकर आरटीआई में ये खुलासा हुआ कि उसमें शहीदों के परिजनों की बजाय नेताओं, उनके रिश्तेदारों और बड़े बड़े अफसरों को वहाँ के फ्लैट दिए गए हैं। जब इस जांच की आंच अशोक चौहान पर आने लगी तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें अशोक चौहान के साथ साथ सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख और शिवाजीराव पाटिल जैसे नेता भी इसमें उनका नाम आया था। 2010 में अशोक चौहान मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते हैं और महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान 2010 से 2014 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। 2014 में जब चुनाव होने को करीब 1 ही 2 महीने बाकी थे तो एनसीपी ने कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। समर्थन वापस लेने का कारण ये था कि 1999 से 2009 तक सिंचाई मंत्रालय अजित पवार के पास था। 2011-12 में एक आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात सामने आती है कि 1999 से 2009 तक महाराष्ट्र में सिंचाई विभाग ने करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि विभाग ने जितने पैसे खर्च किए हैं उसकी अनुपात में यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। 1999 से 2009 तक महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री थे अजित पवार और उसके बाद वो राज्य के डिप्टी सीएम थे। इस आरोप के बाद ये जब घोटाला सामने आया तो कांग्रेस पार्टी में एनसीपी में खींचातानी बढ़ने लगी और दोनों की नाराजगी सामने आने लगी। इसके बाद आखिरकार 2014 में
एनसीपी ने कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया और चुनाव होने को करीब 1 ही 2 महीने बचे थे। पृथ्वीराज चौहान की सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी केंद्र ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और महाराष्ट्र में फिर एक बार विधानसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में 1989 से जो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था वो गठबंधन टूट चुका था। 2012 में बाला साहेब ठाकरे का निधन हो चुका था और इसके बाद अब शिवसेना की पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे के कंधों पर थी। 2014 का विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग होकर लड़ा। इसके बाद चुनाव जब हुए उसके बाद बीजेपी को 122 सीटों पर सफलता मिली और शिवसेना को 63 सीटों पर। दोनों ने चुनाव के बाद गठबंधन कर लिया और महाराष्ट्र में सरकार बना ली। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस नागपुर इलाके से आते हैं और उन्हें मोदी और शाह का बहुत करीबी माना जाता है। देवेंद्र फडणवीस एक ब्राह्मण हैं और महाराष्ट्र में एक नया प्रयोग बीजेपी ने किया देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर, क्योंकि आमतौर पर होता क्या था कि महाराष्ट्र में मराठा प्रभाव बहुत ज़्यादा था और जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से ज़्यादातर मराठा समाज से ही आते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रयोग करते हुए 2014 में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद 2014 से 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे और वो महाराष्ट्र के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके पहले वसंतराव नाइक ने ऐसा काम किया था। अब आया साल 2019। जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें आया राम गया राम का किस्सा पता होगा और जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। 1967 में हरियाणा में एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदल ली थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि आया राम अब गया राम हो गया है। तो उसके बाद से जब कोई दल बदल होता है तो आया राम गया राम का किस्सा जरूर याद किया जाता है। ऐसा लगता है कि 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति आया राम गया राम पर चल रही है। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी और शिवसेना ने दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों को सफलता भी मिल गई, लेकिन शिवसेना ने कहा कि अमित शाह ने हमसे बंद कमरे में ये वादा किया था कि सीटें चाहे जिसकी जितनी भी आ जाएं, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। शिवसेना को इस चुनाव में 56 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें। बीजेपी ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। जब कोई भी दल सरकार नहीं बना पा रहा था तो 12 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद 23 नवंबर को एक मजेदार राजनीतिक घटनाक्रम होता है। 23 नवंबर को सुबह सुबह 5 बजे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस राजभवन पहुंच जाते हैं और दोनों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की। 23 नवंबर को दोनों ने शपथ ली थी, लेकिन इधर एक अलग खेल हो गया। शरद पवार ने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को एकजुट करना शुरू कर दिया था, जो एकजुटता लगभग कामयाब हो चुकी थी। तीनों दल एक हो गए और तीनों दलों के गठबंधन को नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी। देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार थी वो अल्पमत में आ गई, जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ गया और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शामिल थी। शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद आपको पता है कि 2020 के बाद से 2019 में आखिर में वो मुख्यमंत्री बने और 2020 के बाद से कोरोना का दौर शुरू हो गया और महाराष्ट्र से लगातार कुछ ना कुछ विवादित खबरें आती रही, चाहे वो पूरा ड्रग्स का केस हो, चाहे पालघर में साधुओं की हत्या हो, चाहे 200 करोड़ वसूली का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या जो भी था उसका मामला हो। तमाम ऐसी खबरें महाराष्ट्र से आने लगी। जून 2022 में महाराष्ट्र की राजनीति में फिर एक बार खेला होता है। तत्कालीन मंत्री जो कि शिवसेना के नेता थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने 40 विधायकों के साथ शिवसेना से बगावत कर दी और वो बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने सरकार बना ली। बीजेपी बड़े भाई के रूप में थी। बीजेपी के पास 105 सीटें थी और शिंदे जो बगावत करके गए थे उनके पास 40 विधायक थे।
हालांकि इसके बावजूद बीजेपी ने शिवसेना को मुख्यमंत्री बनाने का, शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे का जो उस समय गुट था, उनको मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाते हैं 30 जून 2022 में। हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। इसके बाद एकनाथ शिंदे वाले गुट में और उद्धव ठाकरे वाले गुट में शिवसेना के नाम और निशान को लेकर लड़ाई तेज हो गई। जब ये कानूनी लड़ाई चली तो आखिरकार शिवसेना का नाम और निशान दोनों एकनाथ शिंदे को मिल गया और जो उद्धव ठाकरे वाला गुट था उसको एक नया नाम दिया गया, शिवसेना यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। ये सरकार 2022 से चली। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और इसके करीब करीब एक साल बाद साल 2023 में जुलाई में एक और खेला होता है। अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने एनसीपी के 40 विधायकों के साथ बगावत कर दी और उन्होंने भी एकनाथ शिंदे की सरकार ज्वाइन कर ली और उप मुख्यमंत्री बन गए। जैसा शिवसेना में हुआ था वैसा ही एनसीपी में हुआ। एनसीपी जो अजीत पवार का गुट था और एनसीपी जो शरद पवार का गुट था, दोनों में पार्टी के नाम और निशान को लेकर कानूनी लड़ाई चली और उसके बाद आखिरकार पार्टी का नाम और निशान दोनों अजीत पवार के गुट को मिल गया और जो शरद पवार वाला गुट था उसको एनसीपी एसपी नाम दिया गया यानी एनसीपी शरद चंद्र पवार। और जो अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार थी, एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना, ये महायुति सरकार के नाम से जानी जाती है और ये अभी राज्य में काम कर रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में आपको पता है कि चुनाव होने हैं और महायुति गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन दोनों के बीच में इस बार कड़ा मुकाबला है। अगर आप लोकसभा के चुनाव को देखिए तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसकी अगर माने तो महाविकास अघाड़ी निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में आगे दिखती है। लेकिन अगर आप उन नतीजों को, लोकसभा के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करके देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मेरा ख्याल है 25 से 30 सीटों का ये अंतर है और महाराष्ट्र का मुकाबला इस बार बहुत कड़ा मुकाबला है, बहुत रोचक मुकाबला है। देखना यह है कि महायुति जीतती है या महाविकास अघाड़ी। हालांकि मैं पूरी तरह से इस बात को कह सकता हूं कि चुनाव होने के बाद फिर से दल बदल होगा, महाराष्ट्र में फिर एक बार आया राम गया राम जरूर होगा। खैर, देखना है कि चुनाव में क्या होता है नतीजों में और चुनाव के बाद क्या होता है। मैं आपसे फिर किसी ऐसे मुद्दे के साथ फिर अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा और फिर कोई ऐसा ही मज़ेदार किस्सा, कोई ऐसी ही मज़ेदार घटना के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।